हेलो हेलो। तो एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं। सतीश महाना जी ने जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष पद का चार्ज लिया, उन्होंने पूरी विधानसभा को डिजिटल कर दिया। कमाल है ये, और इतने कम समय में किया कि कोई सोच ही नहीं सकता था। जब विधानसभा शुरू हुई तो हम लोगों को पता चला कि नहीं, पूरी विधानसभा डिजिटल हो गई। महाना साहब, ये बताइए मुझे कि वाकई कमाल का काम है। आप विधानसभा अध्यक्ष बने और आपने ये कमाल कर दिया। कैसे किया ये फटाफट ये सारा काम? देखिए जी, मैं जिस समय 29 मार्च को मेरा इलेक्शन हुआ जी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब मेरा नाम प्रस्तावित किया गया तो सभी माननीय सदस्यों ने, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुझे समर्थन दिया और सर्वसम्मति से मेरा चुनाव हुआ। नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों में आपके अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए आपका चुनाव हुआ। मेरे सबसे अच्छे रिश्ते, मेरे को 32 साल हो गए विधानसभा में। जी जी, सब लोगों के साथ मेरा स्नेह, प्यार, सम्मान है। तो अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन होने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता थी कि हमारे को क्या करना है। मैंने अगले दिन ही बैठक करी। काम करने का एक जज्बा शुरू से रहा है जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये ई विधान है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने पूरे देश की विधानसभाओं को एक स्थान के ऊपर, एक पोर्टल पर जोड़ने का निर्णय लिया है। तो मैंने उसके बारे में समझा पहले दिन, 30 तारीख को। मैं इसलिए डेट वाइज बताना चाहता हूँ। नहीं, हम भी चाहते हैं कि पूरे देश को, दुनिया को पता चले कि इतने कम समय में आखिर कैसे आपने ये क्रांति की। तो मैंने उसके बाद 1 तारीख को, 31 तारीख के बाद 1 तारीख आई, 31 मार्च को मैंने पूछा कि कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा साहब हमारे को इतने टैबलेट्स चाहिए, कहाँ से प्रिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि सौभाग्य से जिस समय मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो सैमसंग वालों की इंडस्ट्री लगवाने में, उनके डिस्प्ले यूनिट को लगवाने में, और जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी कि हमारे को इतने बड़ी संख्या में टैबलेट्स और स्मार्टफोन बांटने हैं, तो उसमें भी मेरा विभाग का इम्पोर्टेंट रोल था। जी जी। उस नाते से मैं उनके संपर्क में था। तो मैंने उनको कहा कि आप जितनी जल्दी हो सकते हैं, मतलब पुराना संपर्क आपका काम आया यहाँ। निश्चित रूप से। तो उसको मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा था हम सप्लाई कर देंगे जी। फिर जो वहाँ पर पहले से काम कर रहे थे, जो कोई एजेंसी थी, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा हमारे को 1.5 महीने में चाहिए। तो 1.5 महीने में मुझे लग रहा था कि स्वाभाविक रूप से मई के 2nd या 3rd वीक में विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा, क्योंकि बजट सेशन था तो होना ही था। तो मैंने डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग करी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसका उद्घाटन करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी आए और इसका संदेश पूरे देश की विधानसभाओं में गया। हमारा पहली उत्तर प्रदेश की विधानसभा जिसने इस लेवल के ऊपर और इतनी बड़ी संख्या में डिजिटलाइजेशन किया। मुझे और इस बात की प्रसन्नता अधिक है कि हमारे सारे माननीय सदस्यों ने, 403 के 403 सदस्यों ने अब अपना काम अपने उस डिवाइस के ऊपर करना प्रारंभ कर दिया है। अब कोई भी, मेरे लगभग मैं पेपरलेस कहूँगा उसको, लगभग 10% माननीय सदस्य होंगे भी, तो वो भी जल्दी से उसके ऊपर यूज टू हो जाएंगे सारे सदस्यों ने। मेरे पास अब जब हमारी विधान का मैसेज पूरे देश में गया तो गुजरात की माननीय स्पीकर अपने मिनिस्टर्स और एमएलएज के साथ आई, मेघालय के लोग आए, कर्नाटक के लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, पूरे देश भर के लोग हमारी विधानसभा को आ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि ई विधान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश ने अग्रणीय भूमिका निभाई है। अच्छा, मुझे ये बताइए सतीश महाना साहब कि अब ये जैसे पूरा का पूरा विधानसभा आपने कंप्यूटराइज कर दिया है, इससे किस तरह का लाभ होगा? कैसे, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो चाहते हैं कि देश की सभी विधानसभाएं जो है ना वो डिजिटल हो जाए, तो उससे किस तरह का लाभ देश को मिलेगा? जैसे कोई आम जनता अगर ये समझना चाहे कि भाई उसको किस तरह से लाभ मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र में जो जनता का जो जिम्मेवारी, जनता की जो अपेक्षाएं उनको पूरा करने की जिम्मेवारी चुने हुए प्रतिनिधि की होती है और प्रतिनिधि लेजिस्लेचर के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। पूरे देश की विधानसभा जिस समय एक पोर्टल के आए हुए तो उनके अच्छे प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस हम एक दूसरे की इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे की जानकारी कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हमारे जो माननीय सदस्य जिनको बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती थी, जैसे वो विधानसभा में उदाहरण के लिए बोल रहे हैं जी,
तो उदाहरण के लिए किसी बात के लिए बोल रहे हैं तो उनके उस पे डिवाइस के ऊपर टिप्पणियों में और फाइल्स में वो जो चाहते हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं। उन्होंने कोई प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने के साथ उनको कोई अनुपूरक प्रश्न करना है तो वो टिप्पणियों में जाकर अपनी उस फाइल को देकर तत्काल पूछ सकते हैं। तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, समय बचेगा और उसके साथ ही जनता की जो समस्याएं त्वरित रूप से उसको ली जा सकती हैं। अभी मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि अब मैं 32 साल तो मुझे भी विधानसभा में हो गए। 32 साल में मैंने नहीं देखा कि किसी भी एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न का जवाब आ गया हो। मैंने 20 तारांकित प्रश्नों का जवाब एक एक दिन में दिलवाया, क्योंकि 20 आते हैं प्रश्न, 20 से ज्यादा प्रश्न। और ये सिर्फ डिजिटल होने के कारण, ये डिजिटल होने के कारण, क्योंकि भाई बहुत ही शानदार है, एक बार ताली बजाइए भाई, बहुत ही बढ़िया, कमाल है, बहुत शानदार, थैंक यू। माना जी ये तो आपने क्रांति कर दी। मैं अगर ये कहूं कि भाई कानपुर के आप राजकुमार हैं तो गलत नहीं होगा, बड़ी लंबी राजनीति है आपकी भी और आपके परिवार की भी। और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इधर हाल में अगर हम आप देखें तो कानपुर में जितना डिस्टर्ब हुआ, आपको भी बड़ी तकलीफ होती होगी कि कौन से लोग आ गए ऐसे जो कानपुर को लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप देखिए एकाएक बवाल शुरू हो गया, उपद्रव शुरू हो गया, इतने सारे लोग आइडेंटिफाई हो गए। आपको लगता नहीं है कि ऐसे लोगों को वाकई जनता को आइडेंटिफाई करना चाहिए? नहीं, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि विकास के लिए सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि जिस समय जनता के बीच में हम जाते हैं तो हम सबकी आवाज़ केवल एक ही होती है, तो हम आपके लिए काम करेंगे, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। तो जिस जनता को जो वादा करके आए उसको आपको पूरा करना चाहिए। जी हाँ, मैं भी प्रतिपक्ष में भी रहा हूँ, विपक्ष में भी रहा हूँ। मेरे को याद है एक बार हम ऑपोजिशन में थे तो उस समय लाइट की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। आज सौभाग्य से लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, लाइट की समस्या का समाधान हो चुका है। तो एक सब स्टेशन के ऊपर लोग धरना प्रदर्शन करते, मैं भी उसमें था। तो कुछ लोग उग्र हुए, उन्होंने कहा कि कुछ एक आधे पत्थर उठा लिया सब स्टेशन। मैंने कहा नहीं, गलत बात है। आप सब स्टेशन के ऊपर पत्थर मारोगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अल्टीमेटली इट हैज टू गो टू द पब्लिक, जनता के पैसे का नुकसान होगा। उन्होंने कहा किसी एक अधिकारी को लेके ये बहुत अच्छा नहीं है, बेईमान है, भ्रष्ट है। तो मैंने कहा इसको और अवसर दे देंगे, अभी जो कुछ आप तोड़ोगे फिर उसको खरीदेगा, फिर उसमें ही बेईमानी करेंगे। बहुत सही। आपको तोड़ देंगे तो आज अगर ये हमारे विद्युत के विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि 4 घंटे में लाइट आ जाएगी, आप तोड़ देंगे तो 4 दिनों में आएगी। 4 दिनों में, बहुत सही। ये सारी की सारी बातें सोचने वाली हैं। जो लोग जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं इस प्रकार की हरकत नहीं करते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अगर कुछ लोग इस बात की हरकत करते हैं तो उसको समाज देखता है और उसको समाज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता के अपनी बात लोकतंत्र में कहने का अधिकार सबको है, अच्छी तरीके से कहें। मैं विपक्ष में था, मैं भी कहता था। मैं एक दिन धरने में बैठा, 2 दिन बैठा, 3 दिन बैठा, लगातार 5-5 दिन मैं एक स्थान के ऊपर धरने पर बैठा, दिन रात में धरने पर बैठा रहा 5-5 दिन। उसको आपको अधिकार है लोकतंत्र में, उसको करना चाहिए। लेकिन ये जो अधिकार मिल गया है, ये कैसे प्रयोग हो रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार की जो एक प्रवृत्ति डेवलप हो रही है, हिंसा करने की, लूटपाट करने की, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है। आप देखिए एक के बाद दूसरी घटना, तीसरी घटना, खासतौर पे कानपुर में। कानपुर इस समय मैं समझता हूं कि पूरे देश में चर्चा का लगातार विषय रहा है। नहीं, ये दुर्भाग्य है। कानपुर में इस प्रकार की कोई घटना करने का प्रयास किया था, जिला प्रशासन ने उसको संभाला है। और इस प्रकार की घटनाओं को मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको कहा होगा, कि एक सच्चा जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। सतीश महाना जी, आपको लगता नहीं क्या कि राजनीति किस तरफ जा रही है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है। मैं विधानसभा में देख रहा था कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहे थे, किस तरीके से उसके जवाब आ रहे थे। आप तो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आपके लिए तो बड़ा निर्णय करना उसमें, क्योंकि आपके तो सभी के साथ संबंध है। और ऐसे में निर्णय करना और रिएक्ट करना दोनों बड़ा कठिन होता होगा आपके लिए। नहीं, मेरे लिए कोई कठिन नहीं होता, क्योंकि मेरे को 32 साल हो गए विधानसभा में बैठे हुए। तो मुझे मालूम है कि अधिकार आदमी कहां तक जाएगा। नहीं, मुझे पता है कि स्पीकर का अधिकार पक्ष और प्रतिपक्ष के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। जी जी। तो जिस समय मेरा ऐसा व्यवहार और आचरण होता है तो मुझे दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है कि मंत्री अपने जवाबों के साथ तैयारी से आए और प्रतिपक्ष ने भी कटीले और चुभने वाले प्रश्न पूछे। मैं इस बात को कहता हूं कि विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। विपक्ष वहां पर बैठकर सरकार की तारीफ नहीं करेगा, उसकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। कड़वी हो सकती है, कोई किसी की भाषा किसी को कड़वी हो जा रही ना। एक तो बात कड़वी, देखिए कड़वी होना एक बात है, अभद्र नहीं होना चाहिए, असंसदीय नहीं होनी चाहिए। तो उसमें तो कई जगह ऐसा भी दिख जाता था। आप देखिए कुछ भी कोई कह दे रहा है।
नहीं, मेरी इस विधानसभा में 8 दिनों में किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं इस बात के बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे को पक्ष और दरअसल आपने प्रतिपक्ष पहले भी दोनों पार्टी से दे दी थी, इसी वजह से बोला मामला सब ठीक था, है? नहीं, पार्टी से कोई नहीं होता। मेरे को लगता है कि अगर मैं वहां पर बैठा हुआ, अगर मैंने कोई 1 2 4 अपने निर्णय दिए अध्यक्ष पीठ के ऊपर बैठकर मैंने व्यवस्थाएं दी, तो उस व्यवस्थाओं के प्रति सभी लोग प्रसन्न हुए और सभी लोगों ने इसको स्वीकारा। अच्छा माना साहब, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था। कानपुर में भी अग्निपथ को लेके बहुत सारी प्रदर्शन हम देखने को मिल रहे हैं हमें। कल एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग सहारनपुर में पकड़े गए जो सैनिक के वेश में जो है प्रदर्शन कर रहे थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक तो किसी को नहीं देता संविधान, और मैं समझता हूं कि ये जनता की गाढ़ी कमाई की संपत्ति है। सरकार की अगर संपत्ति है तो टैक्स तो हम ही आप देते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे पॉलिटिक्स है, इसके पीछे लोगों के समझ ना पाने का कोई कारण है? मैं आपसे जरा ये समझना चाहता हूं क्योंकि आपकी 32 साल की राजनीति हो गई है और इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन आपने देखे होंगे। मुझे लगता है कि इसको समझने की आवश्यकता है। जो मैंने मीडिया में देखा, वहां पर जैसे हमारे मीडिया के मित्र जो प्रदर्शनकारी उनसे प्रश्न कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि अग्निपथ है क्या, वो क्यों आए हैं, केवल उनको पता था कि विरोध करने आए हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं समाज में जिन्होंने सिर्फ विरोध करना है, उनको ये समझाने की आवश्यकता है। देखिए, अग्निपथ योजना जितना मैं समझ पाया हूँ वो नौजवानों के लिए एक अवसर है, डिसिप्लिन का, अनुशासन का, आगे बढ़ने का। और आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी बोला है कि हम उनको 4 साल की ट्रेनिंग देंगे, उनको इतना स्टाइफेंड देंगे, और जिस समय 4 साल के बाद वो रिटायर होंगे इतना पैसा। मुझे लगता है कि 4 साल लोगों को नौकरी ढूंढने में लग जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद अब आज भी सारे अखबारों में है कि कई मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत कई स्थानों के ऊपर उनको रिजर्वेशन तय कर दिया गया है, तो उनको एक अवसर मिल रहा है। देखिए, ये पूरी दुनिया में कई देशों में इस प्रकार का है। जी हाँ। कि जहां पर लोगों को कहा जाता है कि आपको आर्मी की सेवा करने के पश्चात ही हर आपका आदमी को ये जीवन कहा जाता है कि आप आर्मी की सेवा करिए, आप आर्मी की सेवा करें। ये एक अवसर है। तो मुझे लगता है कि नौजवानों को इसको समझना चाहिए, और जिस समय नौजवान इसको समझेंगे और किसी भी भ्रम में नहीं पड़ेंगे तो वो इसको स्वीकार करेंगे। तो आपको लगता है कि प्योर पॉलिटिक्स हो रही है इसमें? अब मतलब राजनीतिक के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। चूंकि आपका 32 साल का कैरियर है, मैं बार बार उसको भूल नहीं पा रहा हूं ना, मैं क्या करूं? हम जनता के बीच से कोई सवाल लेगा? राहुल, तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो पूछो माना साहब से, तुम तो रोज ही पूछते रहते हो। हाँ पूछो, पूछ लो। माना साहब, यहाँ मेट्रो लेके आप लोग की सरकार आई है, उसके अलावा और भी बहुत सारे रैपिड काम कर रहे हैं आप लोग। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो हम लोकसभा के पहले यहाँ पर देख लेंगे? देखिए, मैं जैसे पिछले दिनों में मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और कानपुर के विकास के लिए अध्यक्ष होने के नाते से भी मेरी जिम्मेवारी है कि मैं कानपुर को देखूँ। मैं कानपुर से चुना एक प्रतिनिधि हूँ। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जैसे भी मैंने कहा, मेरा निवेदन सुन लीजिए। लेकिन कानपुर के विकास में हमेशा मेरा इन्वॉल्वमेंट था और अध्यक्ष होने के नाते से भी रहेगा। मैं लोकतंत्र में कोई भी व्यवस्था, कोई भी संविधान इस बात को नहीं कहता कि जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति किसी भी पद के ऊपर बैठ जाए तो वो जनता से विमुख हो जाए, जनता के प्रति उसकी जिम्मेवारी खत्म हो जाए। ये गलत है। जनता के प्रति जिम्मेवारी है और रहेगी। वो मेरी जिम्मेवारी रहेगी। उसके लिए मैं मीटिंग करता ही करता हूँ। अध्यक्ष बनने के बाद भी मैं, जिस प्रकार से मैं मिनिस्टर था और मिनिस्टर होने के नाते से हर 3 महीने में मैं मॉनिटरिंग किया करता था, अध्यक्ष होने के बाद भी मैं एक मीटिंग कर चुका हूँ 3 महीने में रेगुलरली। मैं तो आपसे जब सुबह कह रहा था कि आप सुबह आ जाइए तो आपने कहा कि जनता बहुत ढेर सारी इंतजार कर रही है, बड़ी मुश्किल से तो मैंने आपको मनाया। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जनता तो आपको छोड़ नहीं रही, तो फिर कैसे जनता से दूर हो सकते हैं? वो मेरा भाव भी नहीं और मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं। कानपुर के लिए, रिंग रोड के लिए मैं अध्यक्ष होने के बाद भी माननीय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय श्री नितिन गडकरी से मिलने गया था। उन्होंने बोला था उसके फंड्स दे देंगे। अभी परसों ही मेरे NHAI के मतलब रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के सेक्रेटरी श्री अमित घोष जी से बात हुई है। उनको मैंने बोला कि इसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाओ। मैं संबंधित मंत्रियों से, माननीय लोक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश से भी मैंने बातचीत करी है। तो कानपुर के विकास के लिए जैसे रिंग रोड आएगी, रिंग रोड के किनारे हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कैसे बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसे दे सकते हैं, कॉलोनीज कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस बारे में मैंने चर्चा करी है। कानपुर आज मुझे कहते हुए अच्छा लगता है कि आज कानपुर स्वास्थ्य के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से काफ़ी अच्छी उसने प्रगति करी है। कानपुर में मेट्रो का आगे का काम भी बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, हम सब लोगों ने देखा।
कि IIT से मोती झील के तक तो चालू हो गया, मोती झील से लेके घंटाघर से होते हुए नौबस्ता तक इसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। ये भी होगा। रोड्स का अच्छा नेटवर्क कानपुर में हो रहा है। प्लैंड वे के अंतर्गत विकास प्राधिकरण और कौन कौन सी अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं वो दिख रहे हैं। तो कानपुर का विकास हमेशा मेरी प्राथमिकता था, आज भी है। अभी एयरपोर्ट का टर्मिनल थोड़ा सा उसमें विलम्ब हो गया, लेकिन मैंने अब उसको देखना शुरू किया है। माननीय मंत्री भी आए थे, प्रभारी मंत्री और भी हमारे सम्मानीय मंत्री, उन्होंने भी उसको देखा है। तो मुझे लगता है कि वो भी समय से अब उसको पूरा कर लेंगे। वहाँ की सड़क का भी मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो संबंधित सारे के सारे कानपुर एज ए होल जो डेवलपमेंट की बात थी उसको मैं देखता था, देख रहा हूँ और आगे भी देखता रहूँगा। गंगा को लेके सतीश जी बहुत काम यहाँ आप लोग किए हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि गंगा की अभी फिलहाल क्या स्थिति है, मतलब आप इस कुर्सी पे बैठ के क्या कहने की स्थिति में? देखिए नमामि गंगा योजना के अंतर्गत निश्चित रूप से गंगा की स्थिति में परिवर्तन आया। स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, अविरल गंगा के जो भाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको मूर्त रूप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत चाजमू में सीवरेज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जी उससे बनना शुरू हो गया है। लगभग 550 करोड़ रुपए की वो प्रोजेक्ट है जहाँ पर उसको बनना शुरू हो गया है। टेनरी वालों को भी इस बात के लिए सहयोग करने की अपेक्षा करी गई थी, वो भी अब सहयोग कर रहे हैं। तो उसके नाते से भी स्वच्छता के नाते से गंगा में फ्लुएंट ना जाए, खराब पानी ना जाए, दूषित पानी ना जाए, इसके भी प्रयास हो रहे हैं। धीरे धीरे एक्चुअली वर्षों कई दशकों से ना गैप था, उस गैप को भरने का काम हो रहा है और तेजी से उस गैप को भरा जाएगा। आज गंगा जी के किनारे आज अटल घाट चले जाइए, लोग वहाँ पर रहते हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप ड्योढ़ी घाट चले जाइए। पहले ड्योढ़ी घाट में दुर्भाग्य से शमशान की स्थिति जो थी, वहाँ पर लोगों को जगह नहीं मिलती थी क्रिमिनेशन करने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं थी। आज बहुत सुंदर बन गया है। आगे नजफगढ़ घाट बहुत सुंदर बन गया है। अभी भी हमारी सरकार ने ये योजनाएं बनाई हैं कि गंगा के किनारे उनको स्वच्छ करने के लिए शमशान घाटों की आवश्यकता है, तो उसके लिए आज की इस बजट में भी पैसे की प्रावधान किया गया है। तो गंगा की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता बनाए रखने के लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। दो सर यहाँ पे और चुनौती है। एक तो हम देखते हैं कि यातायात में जाम अक्सर दिखता है और उसके लिए आप लोगों ने समय समय पे प्रयास भी किए। दूसरा, प्रदूषण को लेकर हमेशा कानपुर चर्चा में रहता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अब तो आप विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एज ए प्रतिनिधि रहते हुए इसमें कितना सुधार हुआ है? आपकी सरकार दूसरा टर्म है यहाँ पे, उसमें कितना सुधार हुआ है? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से लोकल बॉडीज को पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रमुख रूप से है। सड़कों के किनारे से जो धूल उड़ती है उनके ऊपर टाइल्स लगा के उनको ढकने का प्रमुख रूप से है। तो बहुत सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोल्यूशन से संबंधित, पोल्यूशन रोकने के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए बहुत सारा पैसा दिया जा रहा है जी। उस और स्थानीय नगर निगम काम कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे उसके ऊपर काम बढ़ेगा। और पोल्यूशन की जहाँ तक बात है, बहुत बड़ी पोल्यूशन वाला एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, उस नाते से पोल्यूशन जितना पहले था उससे काफ़ी कम हुआ है। हमारी इच्छा है कि और उसको परमिसिबल लिमिट्स के अंतर्गत वो हो और ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। लेकिन मैं इस बात को, इस भ्रम को भी तोड़ना चाहता हूँ। एक और टीवी की डिबेट में मैं था, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा कि कानपुर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो मैंने अपना टेलीफोन निकाल लिया, उनको कहा आप भी निकाल लो। आजकल तो पोल्यूशन और टेम्परेचर और हर चीज़ में दिखाइए कहाँ है सबसे ज़्यादा। तो ये जो मिथक है ना कि सबसे ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। पोल्यूशन है लेकिन बहुत सारी सिटी से कम है। उस कम को भी और कम कैसे कर सकते हैं, इसको देखें। अच्छा, राजनीति में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, आके तुरंत जल्दी से वो चाहते हैं कि मंत्री बन जाएं, गाड़ियों में घूमने लगे। आप लोगों ने तो संघर्ष करके यहाँ तक अपनी जो है पहुँचने का काम किया है। जो नए लोग राजनीति में आना चाहते हैं, सतीश जी, 32 साल का आपका बहुत लंबा अनुभव है, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? जी, बहुत तेजी से बहुत कुछ पाने की इच्छा से जो लोग राजनीति में आते हैं बहुत तेजी से आउट हो जाते हैं। जी, लेकिन कोई मानता नहीं है ना। नहीं मानते तो आउट हो जाते हैं। जनता, देखिए, जनता आपको, एक प्रतिनिधि को जितना वो स्वयं के बारे में जानता है उससे जनता उससे ज़्यादा आपको जानती है, उसके ज़्यादा बड़े माइन्यूटली आपके हर कृत्य को देखती है। जो लोग तेजी से सब कुछ लेने के लिए, व्यक्तिगत लेने के लिए आते हैं, वो तेजी से बाहर हो जाते हैं। समाज की सेवा करने के लिए लोग जातिवादी राजनीति कहते हैं उत्तर प्रदेश में। मैं जातिवादी राजनीति नहीं है, इस बात का एक प्रमाण हूँ। काम करने के कारण मेरे क्षेत्र के अंतर्गत मेरी कास्ट का 1000 से कम वोटर होगा, फिर भी सभी लोगों का स्नेह, प्यार, विश्वास, समर्थन मुझे हमेशा मिलता है और लगातार 8 बार से मिल रहा है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा जब से बनी है तब से लगातार 8 बार
और सौभाग्य से 2 लोग 9 बार भी हैं, माननीय प्रमोद जी और सुरेश खन्ना जी। लगातार 8 बार और 9 बार वाले सिर्फ 3 लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं 15, 20, 25 जो 8 बार और 9 बार के 10 जी, बार के हैं, बहुत लेकिन कम, कभी क्या बीच में उंगली कभी पे हार गिने गए, हुए कभी लोग हैं। जीत में हार गए, कभी जीत गए। जी। लगातार वाले हैं, तो लगातार अगर जनता किसी को विश्वास व्यक्त कर रही है तो उससे एक ही बात प्रमाणित होती है कि आपको जनता की कसौटी के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा। अगर जनता की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आप खरे नहीं उतरेंगे तो जनता आपको घर भी उसी सम्मान के साथ बिठा देगी जिस सम्मान के साथ उन्होंने नहीं, मुझे लगता है कि जाति और धर्म से जो ऊपर उठ के चला गया वही 8 और 9 बार वाला है। जाति धर्म, देखिए लोगों को, देखिए मैं इस बात को मैंने विधानसभा के अपने पहले भाषण में भी कहा था कि हमारे को सोचना है कि जनता ने हमें चुना क्यों है, जी। हम क्यों यहाँ पर आए हैं, किस कारण आए हैं, किसकी वजह से हैं और किस कारण है। जिस समय उस कारण को हम समझ जाएंगे और उसका निवारण करने लगेंगे तो उस कारण के निवारण में ही हमारा भला है और हमारे को जनता बार बार सेवा का अवसर देगी। चलिए सतीश जी, आपने इंडिया न्यूज को अपना अमूल्य समय दिया। मैं समझता हूं कि आपकी सीख जो है राजनीति में जो नए लोग हैं आने वाले उसको जरूर मानेंगे और कानपुर में जो कुछ भी हो रहा है मैं समझता हूं कि आपकी बात सुनेंगे तो लोग समझेंगे, क्योंकि वो संपत्ति या उन्हीं की है, जनता की है, उसको कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाएं। और हम देखेंगे कि भाई विपक्ष और पक्ष दोनों को आपको साथ लेके चलना है, बहुत लंबा समय है, तो उम्मीद करेंगे कि डिजिटल होने के नाते जो है सारा कुछ सबके सामने रहेगा, है, लेकिन सिर्फ दिखेगा विधायकों को। आपने इंडिया न्यूज को समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू।